आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों को उसे देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो ये पार्ट सेकंड है, इससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राज्यसभा की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। संपूर्ण संसद को हम 6 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, ताकि चीजें हमें क्या हो जाए, थोड़ी सी क्लियर हो जाए और आसान हो जाए। तो अनुच्छेद के बेस पर या आर्टिकल के बेस पर हम पूरी की पूरी जो कंप्लीट संसद है, पार्लियामेंट है, उसे हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 79 से आर्टिकल 88 तक संसद की संरचना और सदस्य की जानकारी हमें इन आर्टिकल्स के अंदर मिल जाती है। अनुच्छेद 89 से लेकर 98 तक संसद के अधिकारी या ऑफिसर्स जो होते हैं उनके प्रोविजन के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 99 से 104 तक सदस्यों की शपथ और योग्यता के बारे में प्रोविजन का हमें पता चलता है। आर्टिकल 105 से 111 तक उनकी शक्तियां और विधायी प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी मिलती है संसद की। बात करते हैं आर्टिकल 112 से 117 तक। इसमें हमें प्रोसीजर मिलता है, जो पार्लियामेंट होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है, और न्यायिक नियंत्रण यानी कि जो जुडिशरी कंट्रोल होता है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने में राज्यसभा की संरचना के बारे में जानकारी हमें मिलती है या प्रोविजन किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल 80 के अंदर हमें राज्यसभा की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी चीजों की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हमारी क्या होती है, संसद होती है। भारत के अंदर एक संसद होती है। उस संसद के 3 अंग होते हैं। उस संसद को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने पूरी की पूरी कंट्री को कुछ राज्यों में बांटा गया है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है, वैसे ही कंप्लीट जो संसद है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद में जो आती है हमारी लोकसभा आती है, और तीसरे नंबर पर जो है हमारी राज्यसभा आती है। जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा, लोक का मतलब होता है पब्लिक, और पब्लिक का मतलब होता है जनता, यानी कि ये होता है जनता का सदन। जनता का सदन, लोकसभा को हम पब्लिक का सदन बोलते हैं या फिर जनता का सदन बोलते हैं। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्य, राज्य मतलब स्टेट, राज्य मतलब स्टेट, यानी कि राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। तो हम ये बोल सकते हैं लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट सीधे तौर पर जनता से चुनकर आते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट सीधे तौर पर क्या है, जो राज्य विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए भी बोलते हैं, एमएलए भी बोलते हैं। उनके द्वारा वोटिंग की जाती है और इन सदस्यों को चुनकर या निर्वाचित करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट संसद है ये क्या है, एक शासन प्रणाली है। ये क्या है, एक शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो शासन से रिलेटेड काम होंगे वो ये प्रणाली जो है या संसद जो है हमारे करती है। क्या शासन प्रणाली पार्लियामेंट से अलावा भी कोई होती है? बिल्कुल होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी बोलते हो। ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये यूएस से या फिर अमेरिका में फॉलो किया जाता है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। लास्ट लेक्चर में मैंने शासन प्रणाली और प्रशासन प्रणाली दोनों के बारे में जिक्र किया था, दोनों को चीजों को मैंने समझाया था। अगर आप लोगों को शासन और प्रशासन में अंतर क्या होता है वो समझना है तो लास्ट का जो हमारा पार्ट फर्स्ट था आप लोगों को उसे जाकर देख लेना है, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा संसदीय प्रणाली है, ये हमने कहां से ली है? ये संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से क्यों ली है और संसदीय प्रणाली ही क्यों ली है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है। ब्रिटेन से हमने इसलिए ली क्योंकि आप जानते हो कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कई वर्षों तक क्या किया है, रूल किया है, यहाँ पर शासन किया है। तो वो जो शासन करते थे यहाँ पर, वो जो कानून बनाते थे, नियम बनाते थे, एक्ट बनाते थे, वो कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली के द्वारा बनकर ही हमारे देश में आकर इंप्लीमेंट होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही शासन प्रणाली जो है वो संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की जाती है। तो वहां का जो सिस्टम था वो भी संसदीय प्रणाली थी। तो इसलिए हम उनके जो एक्ट थे, उनके कानून थे, अधिनियम थे, उनकी जो नीतियां थी, उनसे हम कहीं ना कहीं फैमिलियर हो चुके थे, फैमिलियर हो चुके थे। उनकी चीजों को हमें समझना थोड़ा सा आसान हो गया था। उसके बाद में आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस 1935 के जो अधिनियम थे, इसमें जो मैक्सिमम प्रावधान थे उसका लगभग 70 से 75% हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उठाकर रखा था। और इसका मतलब ये नहीं था कि हमने किसी की चोरी करके रख लिया, या हमने नकल करके रख लिया, या फिर हमने ऐसे उठा के रख लिया, ऐसे नहीं रखा है। जो भारत शासन अधिनियम था वो हमने अपने देश के अकॉर्डिंग,
चेंज करके उसमें इंप्रूवमेंट करके ही अपने देश में अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने चीजों को ऐसे ही उठाकर अडॉप्ट कर लिया। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे यहाँ पर क्या है, शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की जाती है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास में संपूर्ण पावर होती है, लेकिन जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होती है उसके पास में संपूर्ण शक्ति होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का ही क्या होता है, प्रमुख होता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो लोकसभा थी और राज्यसभा थी, लोकसभा और राज्यसभा, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में और उसकी संरचना के बारे में भी हम सारी जानकारी लेंगे। संसद में एक राज्यसभा होगी जिसमें सदस्यों की संख्या 250 होगी। आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा होगी उसमें क्या है, सदस्यों की जो संख्या है वो मैक्सिमम 250 हो सकती है, जिसमें राज्य व संघ राज्य क्षेत्र 238 और मनोनीत सदस्य 12 की जो प्रोविजन है वो किया गया है। वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो सीटें होती हैं या सदस्यों की संख्या होती है वो 245 होती है राज्यसभा के अंदर। और लोकसभा की बात करते हैं तो 543 जो संख्या है वो करंट में चल रही है। इतनी बात समझ में आई। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व 225 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इससे पहले ये जो संख्या थी ये ज्यादा थी, लेकिन आप जानते हो कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है अब उन्हें क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसमें एक उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसमें क्या है, एक विधानसभा की का जो प्रोविजन है वो कर दिया गया है। जब जम्मू कश्मीर राज्य खत्म हो गया तो उसमें जो सीटें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। राज्य संघ क्षेत्र प्रतिनिधि, जो केंद्र शासित प्रदेश होते थे उनके जो प्रतिनिधि होते थे जो राज्यसभा में जाकर बैठेंगे, वहां के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उस समय पर इनकी जो संख्या थी वो 4 हुआ करती थी। लेकिन जब मैं 2026 की बात करता हूं तो 2026 में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सदस्य करते हैं उनकी संख्या करंट में 8 है। ठीक है, यानी कि टोटल सदस्य जो है उनमें से 8 तो आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, 225 आएंगे राज्यों से, जो भी राज्य हैं, 12 लोग आएंगे मनोनीत होकर, और मनोनीत कौन करेगा 12 लोगों को, राष्ट्रपति करेगा। तो टोटल ये जो सदस्य आ जाएंगे राज्यसभा में, ये टोटल सदस्य बैठेंगे 245 कि 245 सदस्य जो राज्यसभा में आकर बैठेंगे वो पहले तो कहां से आएंगे, राज्यों से आएंगे, राज्यों से आएंगे। दूसरा कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। और तीसरे होते हैं मनोनीत, मनोनीत। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दिया। जो राज्यों वाले हैं 225 हैं, जो केंद्र शासित वाले हैं वो 8 सदस्य हैं, और जो मनोनीत है वो 12 सदस्य हैं, और सबको मिलाकर जो टोटल आंकड़ा बैठता है वो 245 का बैठता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र में सीटों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। आप जानते हो कि संविधान में हर चीज की जो व्याख्या है या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता तो जो संविधान है, वो जो बुक है, वो बहुत ज्यादा मोटी या बड़ी बन जाती। इसलिए जिस चीज की व्याख्या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या रखा जाता है, अनुसूची में रख दिया जाता है, और वहां पर उसमें जो है विस्तार से हमें जानकारी मिल जाती है। तो अनुसूची 4 का में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, उसका जो प्रोविजन हमें मिलता है वो अनुसूची 4 में मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना है। राज्यों के प्रतिनिधित्व की जब हम बात करते हैं, राज्यों के सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मैंने बताया आप लोगों को, मान लो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 31 हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं राज्यसभा में वो 31 हैं। तो उत्तर प्रदेश में 31 लोग चुनाव के लिए पहले तो खड़े होंगे। ठीक है, ये खड़े हो गए। अब इन चुनाव में जो लोग खड़े हुए हैं इन्हें जो वोटिंग करेंगे, जो वोट देंगे, वो देंगे वहां के एमएलए। एमएलए, अब टोटल एमएलए को जब आप डिवाइड करते हो 31 से, तो आप लोगों को एक सीट पर कितने एमएलए की वोटिंग होनी है वो आप लोगों के सामने आंकड़ा आ जाता है। तो ये जो एमएलए है वो एक एमपी को वोट करेंगे और जिताकर उसे कहां भेज देंगे, राज्यसभा के अंदर भेज देंगे। तो यहां पर यही बात की गई है कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं उनका जो निर्वाचन होता है उसमें जो भाग लेते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब इसके चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो इसका जो चुनाव होता है, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो विधायक होता है, एमएलए होता है, उसके मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है और एमपी के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से ये प्रणाली काम करती है, ये भी मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था। इसलिए अगर आप लोगों को ये प्रणाली समझनी है तो राष्ट्रपति का टॉपिक आप लोगों को जाकर देखना पड़ेगा। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का जो बंटवारा होता है वो वहां की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है, यानी कि इसलिए राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। भाई यूपी है, बिहार है, तो बिहार की जनसंख्या अलग होगी, यूपी की जनसंख्या अलग होगी। वहीं एमपी मध्य प्रदेश की जनसंख्या अलग होगी, दिल्ली की जनसंख्या अलग होगी, मणिपुर की जनसंख्या अलग होगी, सिक्किम की जनसंख्या अलग होगी। जब इन सब की जनसंख्या अलग होगी तो सीटों की जो संख्या है वो भी वहां पर अलग होगी। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका जो बंटवारा होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है कि इतनी जनसंख्या के इस राज्य में है तो एक सीट पर इतनी जनसंख्या आएगी, दो सीट पर इतनी जनसंख्या आएगी। तो टोटल सीटों का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो हम जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीटों के हिसाब से। यूपी में 31 सीटें हैं और यूपी भी एक क्या है, एक राज्य है। मणिपुर भी एक राज्य है, वहां पर सिर्फ एक सीट है। तो कारण क्या है? जनसंख्या। मणिपुर की जनसंख्या कम है इसलिए राज्य की राज्यसभा की जो सीट है वहां पर एक है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वहां की जो सीटें हैं वो राज्यसभा में 31 एमपीओ की सीटें हैं। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका का जो सीनेट है वहां पर राज्यसभा को क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं होता है। आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा कि जिस तरीके का प्रोविजन भारत में है उसी तरीके का जो प्रोविजन है सीटों के बंटवारे का वो अमेरिका में भी है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर जो बात की जाती है वो प्रतिनिधित्व, बराबर के प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। राज्य चाहे छोटा है, राज्य चाहे बड़ा है, जनसंख्या चाहे ज्यादा है, जनसंख्या चाहे कम है, हर किसी राज्य को बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा और बराबर की सीटें ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहां पर यह प्रोविजन मिलता है। तो सीनेट में जो टोटल सीट है वो 100 सीटें हैं। राज्य वहां पर क्या है? 50 हैं। तो एक राज्य के पास में 2 सीटें आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर जो सीटों का बंटवारा है वो बराबर का बंटवारा किया गया है। अब हम देखेंगे राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में, जो प्रतिनिधित्व है उसमें कितनी सीटें आती हैं वो हमें देखना है। राज्यसभा में इनके प्रतिनिधित्व में एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां से भी क्या होता है? एक निर्वाचन मंडल होता है, वो इन्हें वोट करता है और वोट करने के बाद में ये व्यक्ति जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, वो कहां चले जाते हैं? राज्यसभा में आकर बैठ जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से राज्य में चुनाव हुए थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, उसी तरीके से क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव होंगे कहां पर? जहां पर विधानसभा होगी। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है वहीं पर राज्यसभा की सीटें भी होती हैं और वहीं पर चुनाव भी होते हैं, वहीं का निर्वाचन मंडल होता है और वहीं से चुनकर जो है राज्यसभा के मेंबर वहीं से चुनकर आते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये पता करना पड़ेगा कि राज्यसभा में जो एमपी आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, तो सीटें यानी कि विधानसभा कहां कहां पर है? भाई दिल्ली में है विधानसभा, अरविंद केजरीवाल क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, पुडुचेरी में है, बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें विधानसभा मिलती है, तो राज्यसभा की सीटें भी यहीं पे बंटवारा किया जाएगा उनका भी। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीटों का बंटवारा किया गया है। दिल्ली में 3 सीटें रखी गई हैं जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, पौंडुचेरी में 1 सीट है क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है, और कश्मीर में 4 सीटें हैं। ठीक है, पहले कश्मीर नहीं हुआ करता था क्योंकि कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए राज्यसभा की जो सीटें हैं कश्मीर में 4 है, पुडुचेरी में 1 है और दिल्ली में 3 है। आप लोगों को याद रखना है जहां पर विधानसभा है वहीं पर सीटें होंगी, नहीं तो सीट नहीं होंगी। ठीक है, तो बाकी संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या कम है इसलिए उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे फिर वो चंडीगढ़ की बात करूं, दमन एंड दीव की बात करूं, दादर नगर हवेली की बात करूं, लक्षद्वीप की बात करूं, तो यहां पर क्या है? यहां पर जनसंख्या कम होने की वजह से वहां पर कोई विधानसभा नहीं है, और जब वहां पर कोई विधानसभा नहीं है तो वहां पर राज्यसभा की सीटें भी नहीं है। समझ में आ गई बात? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की हम बात करते हैं। 12 सदस्य तो मनोनीत भी होते हैं भाई। तो कौन करेगा? मनोनीत सदस्य 12 होंगे और करेगा कौन? राष्ट्रपति। भाई किन्हें करेगा? जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के विषयों में संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। सचिन तेंदुलकर कभी चुनाव लड़ा है? नहीं लड़ा है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर रहा है।
राज्यसभा का मेंबर रहा है ना। क्यों? क्योंकि खेलों के उसमें क्या है, उसने एक विशेष योगदान दिया है। और इसका कारण एक ये भी होता है, उद्देश्य क्या है, ताकि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। ठीक है। अब एक चीज समझिए, जो पूरा क्रिकेट है या फिर खेल जगत है, क्या उसका प्रतिनिधित्व संसद के अंदर नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि यार ये लोग भी तो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी आवाज उठाने वाला कोई संसद के अंदर हो, ताकि हम भी अपने लोगों को प्रमोट कर सकें। भाई खेल के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, खेल के विषय में कोई बात पहुंचानी है या उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है, तो उसके बारे में भी तो हमें क्या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ना संसद में। तो इसीलिए इन 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, क्योंकि चुनाव लड़कर तो ये नहीं आ सकते हैं। इसीलिए एक बैक का रास्ता अपनाकर इन्हें संसद में पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से अगर विज्ञान के फील्ड में किसी ने अच्छा काम किया हो, समाज सेवा के फील्ड में अगर अच्छा काम किया हो, तो उन्हें क्या होता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर देता है। लेकिन ये जो बैक वाला रास्ता है, इसका कुछ मिसयूज भी हुआ है। सरकार को पता है, या जो राजनीतिक दल होते हैं उसे पता है कि कोई व्यक्ति है ए नाम का, ये क्या है, गुंडा बदमाश है, क्रिमिनल है, इसे जनता वोट तो देगी नहीं। पहली चीज तो ये है, तो ये जीत कर तो देखो आएगा नहीं, इतनी बात तो साफ है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, पब्लिक डरती है इससे। आपको ये चंदे के रूप में पैसा भी देता है, आप लोगों को ये क्या है, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो अब इस व्यक्ति को आप लोगों को कहां भेजना है, राज्यसभा में भेजना है, तो राज्य संसद में भेजना है। तो एक बैक का रास्ता जो है वो अपनाकर इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। कई तो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और वो क्या हो गए, वो अच्छे पदों पे, संवैधानिक पदों पे थे, उसके बाद में वो रिटायर हो गए, तो जीत कर वो आ नहीं सकते हैं, चुनाव वो लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जीतने नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें राज्यसभा में बैक के रास्ते से भेज देती है। अभी एक वीडियो आ रही थी राखी सावंत की, तो राखी सावंत क्या कह रही है कि जिस तरीके से सरकार ने राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर किसे भेजा है, कंगना को भेजा है या और भी किसी को भेजा है, तो जो आप मुझे भी भेज सकते हो। उन्होंने क्या कहा मोदी जी को कि आप मुझे भी भेज दीजिए, जो उन्होंने दिया है वो मैं भी दे दूंगी। समझ में आ रही है चीजें? तो ये बात ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड किसने बोली है, ये राखी सावंत ने बोली है, क्योंकि उन्हें पता है कि बैक के रास्ते से संसद में किसी को भी पहुंचाया जा सकता है, चाहे फिर वो अच्छा है बुरा है। तो ये जो बैक का रास्ता है, ये कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होता देखा गया है। ठीक है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का जो सीनेट है उसमें कोई भी मनोनीत व्यक्ति नहीं होता है, ये आप लोगों को नोट में डाल लेना है। अमेरिका से इसकी जो तुलना की गई है, कंपेयर की गई है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को उन्हें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आई होप कि ये जो लेक्चर है आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा। अगर कोई भी लेक्चर आप लोगों को देखना होता है तो अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, वरना तो देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप स्किप करके बीच में से चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ना तो इधर के रहते हो और ना ही इधर के रहते हो, इसलिए हर पॉइंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, समझना होता है, हर पॉइंट को नोट करना होता है। जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो चीजें जो है वो आप लोगों के सामने क्लियर होती चली जाती है, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से टर्न करके या घुमा के दिया जाता है तो आप लोग उसे निकाल कर ले जाते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।